सर्वोदय साइंस कैंपस में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा संकुलन क्षमता और क्रिस्टल तंत्र जो हम कैसे बनाते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। वैसे बात करें हम संकुलन क्षमता की, तो मैंने सीधा सीधा आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि एकक कोशिका के कुल आयतन में से जितना आयतन अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है उसे एकक कोशिका या अवयवी कण की संकुलन क्षमता कहते हैं। कि भाई कितना पैकिंग कर रखा है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता रखी थी। अब हम बात करते हैं, फिर हमने बात की थी भाई संकुलन क्षमता किन किन एकक कोशिकाओं में देखी जाएगी, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। एक तो सरल घनीय एकक कोशिका में हम पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे बेटा? सरल घनीय एकक कोशिका में की संकुलन क्षमता, ठीक है। कितनी आई अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में? 52.4%, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसकी बेटा? दूसरी, बॉडी सेंटर्ड घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी बेटा 68%, ठीक है। और तीसरी हम पढ़ेंगे बेटा फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। इसकी आती है बेटा 74%। सबसे ज़्यादा किसकी आएगी बेटा? आपकी आएगी फलक केंद्रित FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब की जो संकुलन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा आएगी। कितनी आएगी बेटा? 74। इतना भाग अवयवी कणों द्वारा इसमें कवर हो जाता है। अवयवी कणों की संकुलन क्षमता है कि इतने भाग अवयवी कणों ने इसका कवर कर लिया, इतना 68% इसका कवर कर लिया, और 52.4% आपका किसमें कर लिया बेटा? सरल घनीय एकक कोशिका में कर लिया, ठीक है। बात समझ रहे हो ना भाई? इस बोर्ड पर मैं 2 मार्कर रखता हूँ, सपोज करो, तो बोर्ड तो आपका क्या होगा? एकक कोशिका होगा। ये मार्कर क्या है बेटा? आपके अवयवी कण है, ठीक है। अब इनके द्वारा कितना आयतन इसका कवर कर रहा है, तो इसकी क्या हो गई? ये पैकिंग एफिशिएंसी हो, संकुलन क्षमता हो गई एकक कोशिका की, ठीक है। कि इतना भाग अवयवी कणों द्वारा क्या कर लिया गया? कवर कर लिया गया, जिसे आपके एकक कोशिका क्या बोलते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया था बेटा प्रीवियस वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो देखिए किस तरीके से होती है वो हम आपको बताते हैं। देखिए तो दूसरी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम BCC की बॉडी सेंटर्ड क्यूब की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता देखो, सबसे पहले तो आप बॉडी सेंटर्ड वाली डायग्राम बनाइए। ये तो हो गई हमारी एकक कोशिका। इस तरीके से हम एकक कोशिका फॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, इस तरीके से आप एकक कोशिका बना सकते हो। देखो ये सारे क्या है बेटा? कोने हैं, इस तरीके से, ठीक है। कहाँ रखना है आपको? अवयव कहाँ रखना है? बॉडी के सेंटर पर। कोने के अलावा यदि बॉडी के सेंटर पर भी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? BCC। कोने पर तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने एकक कोशिका को 2 भागों में पढ़ा था। एक तो किसमें पढ़ा था बेटा? मूल या आद्य एकक कोशिका, और दूसरा क्या पढ़ा था बेटा? आपका केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो देखिएगा
किस तरीके से यहाँ अवयवी कण इसको कवर करते हैं, देखिए ठीक है, 2 और इस तरीके से आपको ये कवरिंग इसकी बतानी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी कवरिंग बताओगे, ध्यान रखना। एक गोला तो ये है अवयवी कण है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है। ओके, अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या हो गई है r, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये भी r और ये भी क्या हो जाएगी बेटा r, और ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा आपकी r, ठीक है। इसको क्या मान दूँ मैं बेटा a, इसको मान लूँ b। अब आप देखो, और एक मैं यहाँ यदि इसको इस तरीके से मिला दूँ ये वाली को, तो ये मान दूँ मैं इसको c। तो देखो बेटा आप क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया बेटा, यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया। अब आप देखो इसकी भुजा भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, सबकी भुजा क्या है बेटा, यहाँ ए है। ये चीज़ तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। अब जिसको भी नहीं पता है वो एक बार देख लें, समझ रहे हो ना, वो हम एक बार देख लें कि किसकी कितनी होती है। ये चीज़ हमको नोटिस कर लें एक बार। मैंने आपको किस तरीके से अवयवी कण को रखा है, ये चीज़ आप ज़्यादा गौर करें, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ त्रिभुज, क्या बेटा, त्रिभुज किस किस में, ए बी और सी। समझने वाली बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय जानते ही हो आप, क्या निकालेंगे बताओ, हम किसको बताएंगे, इस वाली को, ए बी, भाई रेडियस तो इसके बाद है ना, तो क्या लिखेंगे हम, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी और ए सी, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आप जानते हो लंब, आधार और ये कर्ण, तो कर्ण जो भुजा होती है इन दोनों का क्या होती है बेटा, योग होती है। तो बी सी प्लस ए सी का क्या है, योग है। अब हमको पता है, देखो हमको ये तो पता है ए सी की भुजा क्या है बेटा, ए बी किसके बराबर है, यहाँ देखो ए बी जो है वो हम क्या कर रहे हैं बेटा, फॉर्म कर रहे हैं। अब हमको यहाँ देखो एक और दिक्कत खड़ी हो गई सामने की, इस बी सी की भुजा नहीं पता है हमको। अब यदि मैं इस तरीके कोई ट्राइंगल बनाऊँ, इस तरीके का ध्यान रखना, तो मैं इसको क्या नाम दे दूँ बेटा, डी। तो देखो ये बी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब ये तो पता है आपका, ये नहीं पता आपको, तो ये नहीं पता तो ये भी इस तरीके से निकाल लो। त्रिभुज, देखो त्रिभुज, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की है ना, त्रिभुज बी सी डी में कौन सी फाइंड कर रहे हो आप, ये वाली बी सी वाली। अभी तुमने ए बी फाइंड की थी, अब हम बी सी फाइंड कर रहे हैं इसके लिए। तो देखो बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। बी डी स्क्वायर क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या है बेटा आपका, ए स्क्वायर, क्योंकि ए दोनों भुजाएं, तो ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपकी बी सी स्क्वायर। तो बी सी हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बी सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए। तो हमको ये वाली भुजा ज्ञात करनी थी, ये भुजा हमने यहाँ से ज्ञात कर ली। बी सी बराबर क्या आया बेटा हमारे पास, √2a आया। बेटा मैं वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब हमने त्रिभुज ए बी सी लिया और ए बी सी मतलब ए की बी की भुजा हमको पता करनी थी, क्योंकि हमको ए सी की पता है और हमको बी सी की हम मालूम कर ली हमने यहाँ से, तो हमको अब किसकी निकालनी पड़ेगी, ए बी की। भाई जब हम ए बी सी में पता कर रहे थे तो हमको ये बी डी और डी सी तो पता थी, लेकिन बी सी पता नहीं थी, तो हमने बी सी यहाँ से निकाल ली, ठीक है। अब हमको बात आती है कि ए बी निकालने के लिए हमको बी सी की जरूरत पड़ी और ए सी की जरूरत पड़ी। ए सी तो हमारे पास थी, बी सी नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमको बी सी यहाँ से निकाल ली हमने। तो अब देखें क्या होगा, बी सी बराबर, बी सी क्या आ गया बेटा हमारे पास, √2 इंटू ए का स्क्वायर, ओके बेटा, प्लस ए सी कितना है आपके पास बताइए, ए, तो ये हो गया बेटा आपके पास ए स्क्वायर। तो आप जानते हो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो ए बी भुजा कितनी आ जाएगी, √3 इंटू ए। हमको ए बी की भुजा पता चल गई। जिसको हमें पता करना था वो हमको पता लग गई कि ए बी की कितनी भुजा आनी चाहिए। तो ए बी हमारे पास कितनी आ गई बेटा, √3a आ गई। देखो हमें ए बी पता करने के लिए हमको बी सी और ए सी जरूरत पड़ी। ए सी पता थी हमको, बी सी नहीं पता थी, तो बी सी हमने यहाँ से ज्ञात कर ली। भाई आप एक एक चीज़ देखें, बिल्कुल ढंग से देखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार समझ बैठ गया ये संकुलन क्षमता। एक टॉपिक तो जरूर आएगा, ध्यान रखना, किसी की संकुलन क्षमता पूछे आपसे निकलवा सकता है वो, ठीक है। संकुलन क्षमता किसी की पूछे वो आपसे निकलवा सकता है, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको क्लियर हो गई कि ए बी बराबर क्या है बेटा, √3a है। अब बात आती है हमारी कि रूट ए बी जो √3a है, तो ए बी में देखो कितने रेडियस आ रही है, 1 2 3 4। चूंकि ए बी बराबर 4r, इसलिए √3a बराबर 4r। हमको क्या निकालनी है बेटा, ए। मैंने क्या बोला था, ए पता करना है। तो ए बराबर 4y√3r, ये हमको ए पता चल गई। जो हमको ए निकालना था ना, क्यों निकालना था, उसका रीज़न ये है कि पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, Z इंटू 4/3πr³ अपॉन AQ इंटू 100। अब हम Z तो हमको पहले निकाल रखा हमने, किसके लिए, BCC के लिए। आसान है कि कोने के अलावा आप केंद्र में और रख दो। कोने पे हम रखे थे, हमने क्या रखा है, एक कण एक केंद्र पर रखा है, ये कोने पे थे पहले से, देखो तो कोने पहले से ही थे। कोने के अलावा केंद्र पर, मैंने आपको बताया था केंद्र पर कितना % होना चाहिए, 100% होता है। ये चीज़ आपको मालूम है। ए पता करना चाहिए था हमको, तो ए हमने यहाँ से पता कर ली। हमको पता है ए बी बराबर कितने आ रहे हैं बेटा, 4r, 1 2 3 4, चेक कर लो आप। इसलिए ए बी बराबर क्या है बेटा, यहाँ √3 है, तो √3a बराबर क्या आ गया, 4r। तो ए बराबर क्या आ गया, 4/√3 इंटू r। अब इस ए की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे बेटा, इस फॉर्मूले में, हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब हमको पता है जेड कितनी आएगी, देखो बेटा इसके लिए बीसीसी के लिए हमको क्या पता करना है, जेड। अब कोने पर, पहले तो हम कोने पर ज्ञात करेंगे और फिर कहाँ ज्ञात करेंगे, हम केंद्र पर। कहाँ ज्ञात करेंगे बेटा, केंद्र पर, क्योंकि कोने के अलावा केंद्र पर भी अवयवी कण पाया जाता है। अब कोने पर कितने कोने होते हैं, 8, प्रत्येक कोने पर कितना होता है, 1/8, तो क्या आ जाएगा बेटा 1। और केंद्र पर 100% योगदान होता है केंद्र पर। केंद्र पर एका कोष्टिका जो होती है बीसीसी, उसमें अवयवी कण का 100% योगदान होता है। कितना प्रतिशत योगदान होता है, 100%, 100% योगदान होता है। इसलिए 1 और 1 कितना हो गया बेटा, 2। तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, बीसीसी के लिए। तो बीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 आ गई। ए आपके पास यहाँ से आ ही गया। बस अब कुछ क्या करना, फॉर्मूला इनपुट करना है। तो देखो पीई पैकिंग एफिशिएंसी, पी का मतलब क्या है बेटा हमारे पास यहाँ, पैकिंग एफिशिएंसी। जेड की वैल्यू 2 इंटू 4/3πr³ इंटू, और इंटू क्या कर दोगे बेटा यहाँ 100, और ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो 4/√3r, इसका क्या लिखोगे बेटा, क्यू। ठीक है, देखो आप चेक करो, 2 इंटू 4 क्या हो गया बेटा, 8 इंटू πr³। अब देखो ये √3 का जो नीचे ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और √3 को यदि मैं √3 इंटू √3 करता हूँ तो 3√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 3√3 अपॉन क्या हो गया बेटा, 3 इंटू ये क्या हो गया, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 64, 64 आ जाएगा, और r³ और इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 100। चेक करो बेटा, ये जो 4r/√3 का हमने क्यों लिखा है, तो √3 जो है हमने ऊपर ले गए तो क्या हो गया, देखो √3 इंटू √3 क्या आएगा बेटा, 3,
और 3 को फिर हम किससे रूट मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, तो ये आ गया हमारे पास 3√3। ठीक है, इसकी वैल्यू 4r³ की, 4r³ की वैल्यू कितनी आ गई आपके 64r³। आपको समझ आ रही होगी, r³ से r³ क्या हो गया बेटा, कैंसिल, 3 से 3 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, ये 8 से ये 64 कितनी बार कट गया बेटा, 8 बार। तो अब क्या बचा आपके पास, पाई इंटू √3/8 इंटू 100। ठीक है, पाई की वैल्यू आप जानते हो ना, कितनी होती है 3.14। इसकी वैल्यू जानते हो 1.732/8 और इंटू ये क्या हो गया बेटा 100। ठीक है, इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन करने पर हमारे पास इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 68%। कितनी आएगी बेटा, 68%। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, BCC की। आपको यदि दिक्कत है तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, और चेक करके हम 8 का भाग लगा सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी वैल्यू जो आनी है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी, वो आनी है हमारे पास 68%। ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, और इजी वे में आपको कितना आएगी बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, 68%। क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको करना होता है, आप सीधा भी इसको याद रख सकते हो, सीधा लिख सकते हो। आपसे ये नहीं पूछा भाई सॉल्यूशन आपने कहाँ किया, है ना, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू रख दी, √3 की वैल्यू रख दी, और अपॉन 8 है पहले से ही है। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगी हमारी किसके लिए बेटा, BCC के लिए, वो आएगी हमारे पास कितनी बताइए, 68%। कैसे निकाली हमने, ये सारी चीज़ें आप एक बार गौर से चेक कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक अच्छा है, बेसिक है, सारी चीज़ें BCC में सेंटर पर रखना है। ए बी भुजा ज्ञात करोगे, उसके लिए आपको BAC दे रखा है, BC नहीं दे रखा। BC आपने यहाँ से निकाला, देख लीजिए आप, तो BC आपने यहाँ से निकाला, BC की वैल्यू यहाँ रख दी आपने, √2a का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई AB की, √3a आई। यहाँ से आपने a पता कर लिया, a की वैल्यू यहाँ रख दिया आपने, और z आपने यहाँ से निकाला, z की वैल्यू यहाँ रख दिया आपने। इस तरीके से इसका हमने इसको सॉल्यूशन किया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई इसकी, कितना पैकिंग एफिशिएंसी आया बेटा, 68%। कितना आया, 68%। मेरा कहने का मीन्स क्या है बेटा, मेरा कहने का मीन्स ये है कि हमें केंद्रित, काय केंद्रित घनीय एকক कोष्ठिका की संकुलन क्षमता देखनी होगी कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ये सारी चीज़ देखिए आप एक बार ढंग से पूरा। किसी को दिक्कत है मुझे बता देना, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा था किसका बेटा, काय केंद्रित घनीय एকক कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। तो देखिए फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तीसरा जो है हमारा वो है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता है ही है। अब हमको सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर तैयार करना है भैया कि इसका क्या होती है FCC, वो हमारे माइंड में होनी चाहिए। और FCC को तो हम इतनी बार बना चुके हैं कि हम आसानी से बता कर सकते हैं कि FCC वास्तव में होती क्या है। तो मैं आपको थोड़े से शब्दों में बता देता हूँ FCC क्या होती है बेटा। इसको थोड़ा सा इधर ले जाइएगा, ठीक है, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी स्ट्रक्चर। देखो फलक में क्या होता है, कोने के अलावा, किसके अलावा बेटा, कोने के अलावा, कोने के अलावा जो
अवयवी कण जो होते हैं वो आपके फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो, देखिएगा ये 6 फलक हो गए इसमें, है ना। तो ये चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं कि कोने के अलावा यदि फलक के केंद्र पर भी पाया जाता है तो ऐसी संरचना को हम फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। घनीय नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि घन जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फलक केंद्रित। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? संकुलन क्षमता। अब हम में से देखो बेटा, ये 6 फलक जो हैं, 6 फलक एक जैसे हैं, तो हम किसी एक फलक को क्यों ना चूज कर लें। हमने जैसे ये फलक कर लिया, कोई कहे नहीं सर हम तो इस फलक को चूज करेंगे, तो ये कर लो आप। कोई कहे नहीं सर हम तो इस फलक को चूज करेंगे, ये कर लो। देखो आपको 6 के 6 फलक दिख रहे हैं, वो 6 के 6 फलक एक जैसे हैं। इसलिए हम किसी भी एक फलक को लेकर के, जब एक फलक का जितना संकुलन क्षमता आएगी उतनी 6 फलक की आएगी। बात समझ रहे हो ना भाई? हम 6 भाई हैं, सपोज करो, ऐसे कर लो 6 फलक, हम 6 भाई हैं और 6 भाई में हमारे पास 6 लाख रुपए हैं। किसी ने कहा बंटवारा करो, तो 1-1 लाख आ गए सबके हिस्से में, 6 लाख आ गए ना। अब कोई किसी ने कहा सबके पास बराबर होंगे सबके पास 1-1 लाख रुपए आ गए 6 के पास, 6 लाख में से टोटल कितना है हमारे पास? 6 लाख। 6 का 6 में जब भाग लगा तो 1-1 लाख आ गया सबके पास। 6 फलक हैं, 1-1 अवयव कण रख दिया। अब सारे फलक एक जैसे हैं, तो हम किसी की भी यदि हम संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं तो सबकी संकुलन क्षमता क्या आएगी? बराबर आएगी। एक फलक की जितनी आएगी उतनी दूसरे की आएगी, उतनी तीसरे की आएगी, उतनी चौथे की आएगी, उतनी पांचवे की आएगी, उतनी छठे की आएगी। तो हमने इसलिए किसी एक फलक को क्या कर लिया बेटा? चूज कर लिया। हम इस तरीके से एक फलक को क्या कर लेते हैं बेटा? चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया। चूज यानी चयन करना या सेलेक्ट करना, इस तरीके से। अब हमने देखो ये इस फलक को चूज किया, इसके कोने पर तो है ही, और इसके कहाँ है बेटा? फलक के केंद्र पर भी है। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? अब देखिए, अब आप क्या कंडीशन है इसकी। एक तो आपने यहाँ रखा, दूसरा आपने यहाँ रखा, तीसरा आपने यहाँ रखा। ठीक, अब आप देखो इन सब के केंद्रों को मिलाओगे तो आपको यहाँ एक क्या दिखाई देगा बेटा? आपको यहाँ एक, देखिए इस तरीके से। ठीक, ये तो हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास सी। एक यहाँ भी आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, देखिएगा। अब सबकी भुजा को हमको पता ही है, इसकी भुजा भी ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी है। इसकी रेडियस आर, इसकी केंद्र से यहाँ तक की रेडियस आर, इसकी भी आर, इसकी भी आर। ठीक है, ये बात हमको समझ आ गई ना? तो ये चीज़ ढंग से देख लो आप। किसके लिए बता रहे हैं हम? फलक केंद्रित एकक कोशिका के लिए। अब आप देखो त्रिभुज क्या बन गया आपके पास बेटा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में क्या याद करनी है आपको? ए बी वाली भुजा। तो ए बी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम, ए बी स्क्वायर बराबर, आसान से बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी में बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं कर रहा इस टॉपिक में, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको बी सी की वैल्यू पता है, ए सी की वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम आसानी वे में इसको निकाल लेंगे। तो बी ए बी स्क्वायर, बी सी भी ए है तो ए का स्क्वायर, ए सी भी ए है तो इसका भी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2a स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? √2 इंटू ए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √2 इंटू ए। इसकी वैल्यू जो आई ए बी की, वो आई बेटा √2 इंटू ए। वैसे भी हम देखते तो वैसे भी हम पता चल जाता था कि इन दोनों भुजाओं का योग जो है वही तो होता है √2a। भाई कर्ण जो होती है वो दोनों भुजाओं का क्या होती है बेटा? योग होती है। इतना सा तो हमको जानते हैं, यदि मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे वो तो इतना सा जानते होंगे कि वास्तव में ये होता क्या है। ठीक है ना?
मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो इतना जानते होंगे। अब हम बात करें इसकी बेटा किसकी, देखिएगा ए बी, अभी बताया था मैंने जैसे पहले, चूंकि ए बी बराबर क्या होता है बेटा 4r, ये बराबर 4r होता है, और इसलिए हम जानते हैं ए बी बराबर कितना है √2a, तो √2a बराबर 4r। ठीक है, अब आप देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा 4/√2 इंटू r। देखो इसको मैं थोड़ा सा ये लिख देता हूं, 2 इंटू r/√2। ध्यान दो बेटा, यहाँ दिख रहा है क्या आपको, नीचे तक दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दो बेटा आप, √2 का डिवाइडेशन 2 से किया तो इसका जब इसको हम करेंगे इसको डिवाइडेशन, तो यहाँ क्या आएगा √2। आप जानते हो √2 इंटू √2 बराबर 2, तो √2 बार के कट गए, √2 से हमने 2 को काटा तो 2 √2 से √2 बार कटेगा। हम जानते हैं √2 इंटू √2, तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, इतना सा हमको मालूम होना चाहिए। तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ 2√2 इंटू r, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। किसी भी बच्चे को दिक्कत है, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, ए बी बराबर √2 इंटू ए, ये हमको पता चली गया। ए बी बराबर कितना होता है बेटा 4r होता है, पता है ना 4r होता है। अच्छा, तो अभी हमने कितना पढ़ा, ए बी बराबर √2a, तो √2a बराबर क्या हो गया 4r। ए की वैल्यू क्या आ गई, a बराबर 4r/√2। अब 4r, इसको 2 को मैंने क्या कर दिया बेटा, 4 को क्या कर दिया मैंने ओपन कर दिया, 2 इंटू 2 कर दिया। इससे हमको √2 का भाग देने में क्या हुई, आसानी हुई। क्या हुई बेटा, हमको यहाँ आसानी हुई। देखो ये हमको, ये हमने किया है ना, ये हमने आसान करने के लिए किया है। ओके, तो √2 से हमने 2 को डिवाइड किया तो √2 बार गया, 2√2 इंटू r, 2√2 इंटू r। ठीक है, ये आ गई हमारे पास a। अब इसके लिए क्या निकालेंगे बेटा हम z, तो मैं z बता रहा हूँ आपको लिए। देखो बेटा फलक के लिए z कैसे आएगा, सबसे पहले z निकाल रहे हैं कोने के लिए। कोने पर तो हम जानते हैं 8 इंटू 1/8 बराबर 1। तो अब हम किसकी बात करेंगे, फलक के लिए, फलक पर। अब फलक पर मैंने बताया था कितने फलक होते हैं आपके पास 6। प्रत्येक फलक पर अवयवी कण का योगदान कितना होता है 50%। ये 50% हो गया, कितना आएगा बताइए 3। इसका मतलब क्या आ गया बेटा ये 3। टोटल कण कितने आ गए 4। तो FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4। FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4 आएगी। तो अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। इसको फॉर्मूले में रखने के लिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ। ठीक है, A की वैल्यू ये मैं मिटा देता हूँ और A की वैल्यू याद रख सकते हैं। A बराबर होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ A की वैल्यू, A बराबर 2√2 इंटू r। ठीक है, देखो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर Z इंटू 4/3 πr³ अपॉन AQ इंटू 100। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी आई बेटा, देखो आपके पास यहाँ 4, तो क्या लिख दोगे यहाँ 4 इंटू 4/3 πr³ अपॉन A कितना है बेटा आपके पास A √2 इंटू r। ये यूँ क्यों लिख दीजिए आप 2√2 इंटू r क्या Q। ठीक है, और ये हो गया आपके पास यहाँ कितना 100। देखो ये पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने केवल अभी वैल्यू पुटअप किए हैं। क्या पुटअप किए बेटा, वैल्यू पुटअप किए हैं। ठीक है, तो वैल्यू को पुटअप किए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, देखो अब ध्यान देना बेटा, देखो क्या ध्यान देना है आपको। यहाँ ये 4 इंटू 4, इसको 3 को मैं नीचे ले आया, इंटू πr³, यहाँ तक अपन ने कुछ नहीं किया, इंटू 2 को 3 बार तो कितना आएगा बेटा 8, इंटू √2 को भी 3 बार तो √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2, ये तो आ गया बेटा 2 इंटू √2। ठीक है, ये इस वाले का निकल के आया।
ठीक है, इसका तो क्या निकल गया बेटा 2 का, तो आ गया बेटा 8, और √2 को 3 बार किया तो इसका कितना आ गया 2√2, 2√2, और ये हो गया आपके पास RQ, और ये हो गया आपके पास 100। देखिएगा RQ से तो RQ, ठीक है, 4 से 8 को काट दो 2 बार, फिर 2 से 4 को काट दो 2 बार, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचा आपके पास ओनली क्या बचा पाई, ऊपर तो बचा पाई, नीचे क्या बचा आपके पास देखिएगा 3 इंटू √2 की वैल्यू क्या होगी, अभी तो मैं √2 लिख देता हूँ, इंटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी 3.14 इंटू इसका वैल्यू कितनी होगी 1.414, और इंटू क्या हो जाएगा बेटा 100। अब आप देखो ऊपर तो कितना दे रखा है 3.14, नीचे कितना हो जाएगा देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 4 3 12, ठीक है, एक बचा ये 4, ओके 4 हो गया ना, 4 3 12, 1 3 3 1 4, कितनी बार है बेटा 3 बार। अब आप चेक करो इंटू 100, पैकिंग एफिशिएंसी, ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर लगा दो 1000, नीचे लगा दो 100, 1 0 बच गई ऊपर, है ना, तो ये पूरा हमारे पास बच गया 3140 अपॉन 42 इंटू 100 पैकिंग एफिशिएंसी। बेटा यहाँ तक सबको समझ आ जाना चाहिए। देखो यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि इस दोनों पॉइंट को हटाया, ऊपर 0 लगा दे भाई, नीचे 3 है ऊपर 2 तो 1 0 ऊपर आ गई, पॉइंट सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 3140 अपॉन 42 इंटू 100। जब हम 42 का इसमें भाग लगाएंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा देखो, पैकिंग एफिशिएंसी वो आएगी हमारे पास 0.74 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा बेटा 474%, 74%। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा 74%। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई बेटा आपके पास 74%, ठीक है। तो अब हमने SCC, BCC और FCC तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी की बात की, तो तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग आई, क्योंकि अवयवी कणों की संख्या अलग अलग है। भाई SCC की बात करें तो उसमें अवयवी कण कितने थे, टोटल प्रभावी कण कितने थे 1 थे, तो उसमें कम संकुलन क्षमता थी, उसने कम कवर किया, आयतन कितना किया था 52.4%, कितना आयतन कवर किया उसने 52.4%। फिर हमने BCC की बात की, तो BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, भाई BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 आई, तो BCC के लिए Z की वैल्यू 2 आई, तो उसने कितना किया 68%। और जब हमने FCC की बात की तो FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आई बेटा 4, और जब 4 आई तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई 74%। इस तरीके से हम अलग अलग घनीय एकक कोष्टिका में या बात करें एकक कोष्टिका में पैकिंग एफिशिएंसी देख सकते हैं और इसकी गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, एकक कोष्टिका जो है, एकक कोष्टिका का घनत्व या एकक कोष्टिका संबंधी जो विमा है उनकी हम गणना किस प्रकार करते हैं वो और एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से देखेंगे, देखिएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो एकक कोष्टिका का घनत्व की गणना, कि इसके घनत्व हम किस तरीके से निकालते हैं या विमा संबंधी गणना। तो आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्टिका
का आयतन। ठीक है, हम जैसा भी हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान अपॉन आयतन। यदि मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमको पता है। अब बात ये आई कि हम एकक कोष्टिका के आयतन के बारे में तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई एकक कोष्टिका का जो आयतन है होता है, एकक कोष्टिका का जो आयतन है वो क्या होता है बेटा, एक ही हो। ये तो हम जानते हैं, घन की जैसे तुलना की थी अभी हमने। अब एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या होगा, तो देखो बेटा एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान होगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, देखो हमने अभी एकक कोष्टिका जो पढ़ी थी, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इन सभी में कणों की संख्या अलग अलग थी। और जब कणों की संख्या अलग अलग होगी तो एक इनके कणों का द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। भाई अवयवी एकक कोष्टिका में अवयवी कण थे, एससीसी में 1 था, बीसीसी में 2 थे, एफसीसी में 4 थे, ईसीसी में 2 थे। तो एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान निकालते हैं हम किससे निकालेंगे, वो चीज़ चेक करनी है हमको। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर प्रभावी कणों की संख्या, कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान। भाई द्रव्यमान निकाल रहे हैं, भाई एकक कोष्टिका में कितने अवयवी कण आ सकते हैं, उनमें एक कण का द्रव्यमान कितना होगा, तो टोटल आपके एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकल के पता चल जाएगा आपको। मेरी बात समझ आ रही है, कितनी तो कणों की संख्या है और उन कण में एक कण का कितना द्रव्यमान है, तो टोटल आपको एकक कोष्टिका का द्रव्यमान पता चल जाएगा। अब हमको पता है कि हम एक कण का द्रव्यमान, तो एक परमाणु एक कण का द्रव्यमान तो हम निकाल नहीं सकते। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में कि हम एक मोल परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, हम एक परमाणु का द्रव्यमान कभी नहीं निकाल सकते बेटा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में यदि आपको बताया होगा तो हम कभी भी एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं निकालते हैं, हम हमेशा एक मोल परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं। तो हम जानते हैं एक मोल में कणों की संख्या होती है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, जिनको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या, जिनको डिनोट करते हैं बेटा हम Na से। पता होगा आपको। तो हम एक कण का द्रव्यमान तो हम पता नहीं कर सकते हैं, तो मोलर द्रव्यमान पता कर सकते हैं जब हमको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23, या हम क्या बोले Na, नंबर ऑफ आवोगाद्रो संख्या, Na कणों का द्रव्यमान। क्या लेंगे बेटा हम, कैपिटल M, मास ले सकते हैं, मोलर मास। ठीक है, Na कणों का द्रव्यमान में क्या मान लिया बेटा, कैपिटल M, जिसको हम क्या बोलेंगे, मास, मोलर मास। मैंने पहले बोला कि एक कण का द्रव्यमान हम नहीं पता कर सकते, हमें केवल, हम तो हमेशा से एक मोल कणों का द्रव्यमान पता करते हैं, तो उससे हम एक कण का द्रव्यमान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब Na कणों का द्रव्यमान M है, तो एक कण का द्रव्यमान क्या होगा, एक कण का द्रव्यमान, तो एक कण का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, M/Na। हमें एक कण का द्रव्यमान पता करना था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभावी कणों की संख्या आप जानते हो किससे शो करते हो बेटा, Z से। तो आपको अब हमको यहाँ क्या पता चल जाएगा बेटा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर Z इंटू M/Na। अब हमको द्रव्यमान ही पता चल गया, हमको आयतन ही पता चल गया, बस यही तो पता करना था। घनत्व हम ऑटोमेटिक पता कर लेंगे। तो घनत्व बराबर क्या होता है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अपॉन आयतन, यही होता है ना। तो हम इन दोनों को इस वैल्यू में पुटअप करते हैं और पुटअप करने के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ से चलो मैं यहीं रख देता हूँ इसको, इसके नीचे देखो घनत्व D बराबर द्रव्यमान कितना है बेटा आपके पास, देखो द्रव्यमान आया आपके पास कितना, Z
इंटू m अपॉन एन ए, और आयतन कितना होता है ए क्यू। देखो ये हमारे पास घनत्व का फॉर्मूला आया। अब इसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या दे रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है इसमें। तो ये हो गया हमारे पास घनत्व किसका, एकक कोष्ठिका घनत्व की गणना किस तरीके से करते हैं ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर z क्या है वो तो आप जानते ही हो। z क्या है, प्रभावी कणों की संख्या। प्रभावी कणों की संख्या। अब आपसे एकक कोष्ठिका का घनत्व निकला है तो आपको z की वैल्यू क्या रखनी है 1। आपसे BCC के लिए निकलवाए तो आपको z की वैल्यू क्या रखनी है 2, और आपसे FCC के लिए निकलवाए तो आपको z की वैल्यू क्या रखनी है बेटा 4। z m आप जानते ही हो, एकक कोष्ठिका का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, हमने मोलर द्रव्यमान निकाला था ना, एक मोल के लिए निकाला था हमने, इसलिए इसको मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। एन ए आप जानते हो एवोगाड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या जिसका वैल्यू कितनी होती है अभी बताया था मैंने आपको 6.022 इंटू 10⁻23। और ए आप जानते ही हो, ए क्या है, एकक कोष्ठिका का आयतन। यह है बेटा आपका एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, इस तरीके से हम इन चार जो हमारे पास पहलू हैं इनका मतलब क्या होता है वो आपको मालूम है। आयतन या ए जो है एकक कोष्ठिका क्या है वालों, सॉरी भुजा, ए हम ए लिख रहे हैं केवल यहाँ, तो ए क्या हो जाएगी बेटा एकक कोष्ठिका की यहाँ भुजा। इस तरीके से हम यहाँ एकक कोष्ठिका का घनत्व की गणना कर सकते हैं, एकक कोष्ठिकाओं की विमाओं से संबंधित गणना कर सकते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पर एक तो संकुलन क्षमता, एक आपके एकक कोष्ठिका का घनत्व, इस तरीके से टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका निबिड़ संकुलन। क्या है बेटा, निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन को हम देखते हैं किस तरीके से पढ़ते हैं। निबिड़ संकुलन क्या होता है, निबिड़ संकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग बोलते हैं, क्लोज को बोलते हैं बंद। निबिड़ संकुलन इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लोज पैकिंग। क्लोज मीन्स क्या होता है बेटा, बंद भी होता है ना, बंद, तो इसको बंद संकुलन भी कह सकते हैं। यह संरचना क्रिस्टलीय ठोसों में देखने को मिलती है। किसमें मिलती है बेटा हमको, क्रिस्टलीय ठोस। देखो मैं आपको इनको वापस से रिवाइज करा देता हूं। हमने ठोस दो प्रकार के पढ़े थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। किसके आधार पर बेटा, ज्यामिति के आधार पर। ठीक है, और ज्यामिति के आधार पर हमने ठोस को दो प्रकार में बांटा था। तो एक पढ़ा था हमने क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं ना, उनकी एक नियमित व्यवस्था होती है, कंटिन्यूअस, इस तरीके से। ये बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। ये तो क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषता है। कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है कि जिसको तो हम क्या लिख देते हैं बेटा, बच्चे लिख देते हैं नियमित, और इसको लिख देते हैं अनियमित। वहां जाके भाई बोर्ड लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है वहाँ चेकर, कॉपी चेकर वाले जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से बैठे हुए हैं, वो ध्यान नहीं देते इतनी छोटी बातों पर। लेकिन हमें यदि आगे प्रिपरेशन करनी है IIT JEE या नीट के लिए, तो वहाँ हमको दिक्कत होती है कि ये तो हो गया हमारे पास रेगुलर, ये हो गया हमारे पास इर्रेगुलर, तो फिर नियमित और अनियमित में क्या अंतर है। यहाँ तो अनियमित हो गई, तो इसके मान लिया कि क्रिस्टलीय ठोस की अनियमित होती ही नहीं है भाई। इसका जो अवयवी कणों का जो एक व्यवस्था है वो एक लॉन्ग रेंज में चलती है। लॉन्ग रेंज जानते हो, दीर्घ व्यवस्था, दीर्घ पराशी व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं उनकी व्यवस्था जो होती है दीर्घ पराशी, लंबी दूरी तय कर सकते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होकर। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं होता, उनमें थोड़ी दूर तक तो क्या करते हैं बेटा, वो
व्यवस्थित रहते हैं, उसके बाद उनकी व्यवस्था है ना कुछ समय के लिए गड़बड़ा जाती है, फिर व्यवस्थित होंगे, फिर गड़बड़ा जाएगी। तो आप देखिए बेटा कि व्यवस्थित तो हैं, अनियमित नहीं है, नियमित तो हैं, लेकिन उनकी नियमितता कुछ दूरी तक ही है। देखो कुछ दूरी चली फिर गड़बड़ा गई, फिर कुछ दूरी चली फिर गड़बड़ा गई। इसका मतलब इनकी जो व्यवस्था होती है वो होती है लघु परासी व्यवस्था। इनकी जो व्यवस्था होती है बेटा वो लघु परासी व्यवस्था होती है कि ये कुछ दूरी तक ही ये नियमित रूप से एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हो सकते हैं, उसके बाद इनका जो क्रम होता है बेटा वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो नियमित तो होते हैं लेकिन लंबी दूरी तय नहीं करते, इसलिए कभी आपने नियमित अनियमित लिख दिया तो वहाँ गड़बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री यही कहती है कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वही आगे न्यूमेरिकल भी कर सकता है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम रिएक्शन को रट लेंगे, भाई ये इसने मिलाकर ये बना, इसके प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी आपके इतने कॉन्सेप्ट नहीं है जितने कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल तो एक तरीके से आप फिजिक्स मानो बेटा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो निबिड़ संकुलन है, बंद संकुलन जो पाया जाता है वो आपके क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो द्विपरासी व्यवस्था होती है। एक क्रिस्टलीय ठोस फिर किस तरीके से इनको भिन्न करते हैं हम कि उनमें जो उनकी व्यवस्था होती है वो लघु परासी क्षेत्र होता है। अब हम पढ़ें बेटा निबिड़ संकुलन। क्या होता है निबिड़ संकुलन, मैंने इसलिए इसको टॉपिक को थोड़ा डिस्क्राइब किया है कि जिससे आपको निबिड़ संकुलन समझ आ जाए। देखो क्रिस्टलीय ठोस आपस में, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनमें जो कण पाए जाते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, देखिए वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान क्या पाया जाता है बेटा, बहुत न्यूनतम पाया जाता है, न्यूनतम। इनके बीच जो ये रिक्त स्थान है ना ये बहुत न्यूनतम होता है। मेरा कहने का मीन्स ये है कि जो भी हम कोई सॉलिड पढ़ते हैं, हम ठोसों में क्या पढ़ रहे हैं बेटा, निबिड़ संकुलन। क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या हमारा, ठोसों में निबिड़ संकुलन। टॉपिक तो पूरा यही है, ठोसों में। ठोस मैंने अभी बताए थे आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, है ना। तो ठोस में जो भी ठोस कोई भी संरचना हो उसमें उसके जो अवयवी कण होंगे ना वो बहुत क्या होंगे बेटा, पास पास होंगे। इस तरीके से क्या होंगे बेटा, बहुत पास पास होंगे। उनके बीच गैप जो होगा ना वो बहुत कम पाया जाएगा। गैप कम होगा तभी तो ठोस है बेटा, नहीं तो आसानी से टूट जाएगा। मैंने पहले बताया था, नमक के क्रिस्टल देख लो आप, चीनी के क्रिस्टल देख लो, उनमें बहुत कम गैप पाया जाता है। वो आपस में एक दूसरे साथ बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं, बंद होते हैं। तो यदि ठोस में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि उनमें रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है, अर्थात रिक्त स्थान बहुत न्यूनतम होता है, ऐसे ठोस की जो संरचना होती है उस संरचना को हम बोलते हैं निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। और यदि आप किसी संरचना को फॉर्म कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, यदि मैं पूरी संरचना इसको फॉर्म करूं बेटा इस तरीके से, तो इस संरचना को हम बोलते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। क्या बोलेंगे इसे, निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे निबिड़ संकुलन की। इस तरीके से आपका ये टॉपिक आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है बेटा। निबिड़ संकुलन कितने भागों होते हैं मैं बता देता हूँ, इसको भी हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। बस आपके 2-3 टॉपिक और रह गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो करवा देंगे आपके। ओके, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।